Good morning, boys and girls. Today's topic is the infinitive, but the topic is related with my preceding two lectures. In order to understand the topic fully, it is essential to go through the last two lectures. Okay, dear friends, you know the topic is the infinitive. First, let us try to understand these sentences. She wants to sing a song. The lawyer tried to find a fault with us. The customer agreed to pay 500 for chair. The forms to sing, to find, and to pay are infinitives. The infinitive is the base of a verb often preceded to. The infinitive consists of two words, to plus base form of the verb. Such types of infinitive is called full infinitives. Okay, boys and girls, let us try to understand it fully. When you see a sentence first, she wants to sing a song, right? Now you can understand she is at the place of subject, third person singular. Wants जो है that is your man verb, आपका man verb बुनियादी तौर इस सेंटेंस में wants है, right? और उसके बाद आप देखिए to sing, ये एक एंटिटी है, वन यूनिट ऑफ ग्रामर, और इसको हम बोलेंगे द इन्फिनिटिव. और उसके बाद आप देखिए ए सॉन्ग जो है ए आर्टिकल सॉन्ग और नाउन, राइट? और इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू, राइट? एक्चुअली इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर है, पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? यह आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में हमने बात करी थी. हमने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं ये V4 और V5 वाले वर्ब्स हैं, V4 फॉर्म और V5 वाली फॉर्म. और इसके साथ दूसरी बात जो आपको बतानी ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमने इसमें 3 एरियाज़ की बात की थी. पहले हमने बताया था कि जुरंड भी जो है ये भी नॉन फाइनाइट फॉर्म है, और फिर हमने बताया आपको जो पास्ट पार्टिसिपल और EN फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भी आएगा नॉन फाइनाइट फॉर्म में, या इन अदर वर्ड्स जो V5 फॉर्म है परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो भी नॉन फाइनाइट फॉर्म आती है. और फिर ये द इन्फिनिटिव का बजाय जो स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखेगा भी, जिसको हमने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग. अब पहले आपको प्लेस देखनी है, टू सिंग वाली प्लेस. पहली बात यह है कि जिसको तो आप बेस फॉर्म जो सिंग है हमारे पास उसके साथ टू को पहले ऐड करेंगे तो ये शक्ल जो होगी, ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये सूरत जो होगी ये इन्फिनिट की होगी, ठीक है? इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव. शी मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, वांट्स इसका मैन वर्ब है, ठीक है? प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर. एंड एट द सेम टाइम इसको जिसको हम देखते हैं हमें मालूम होता है कि जो वर्ब प्रोसीड करेगा टू के साथ बुनियादी तौर पहले वो बेस फॉर्म होगी, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि फिर आपको देखना है कि ये इस स्ट्रक्चर में या सेंटेंस में कहाँ पे टिका हुआ है ये सेंटेंस, ये मेरा मतलब द इन्फिनिटिव. अगर ये सब्जेक्ट की जगह है तब भी ये इन्फिनिटिव समझा जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह है तब भी ये इन्फिनिटिव समझा जाएगा. इन अदर वर्ड्स क्या मतलब है इसका? इन अदर वर्ड्स मतलब बिल्कुल साफ है
कि असल में जो शक्ल है, शक्ल के हिसाब से आपका इन्फिनेटिव बनता है टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने से, ठीक है। यानी जिसको तो हम बेस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे पहले टू, उस टाइम ये बनेगा इन्फिनेटिव। लेकिन जो इसका यूजेज होगा बुनियादी तौर, जिससे हमें पता चलेगा एक्चुअली इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, तो वो ये है कि ये या तो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा। जिस वक्त ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इसको आप इन्फिनेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आप सेंटेंस नंबर 2, द लायर ट्राइड टू फाइंड ए फॉल्ट विद अस। द लायर ट्राइड टू फाइंड ए फॉल्ट विद अस। पहला क्वेश्चन जो मैं आप बच्चों से पूछूंगा वो ये है कि इस स्ट्रक्चर में आपका मैन वर्ब क्या है, ठीक है। तो जवाब आपका बज़ाहिर यही होगा कि इसका मैन वर्ब जो है वो है ट्राइड, राइट। उसका मतलब है जो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव का, ये मैन वर्ब के अलावा एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है, मैन वर्ब के साथ ही एडिशन, जिसको आप बताएंगे ये इन्फिनिटिव है। फिर इसकी जो कैफियत है उसको आपने जानने की ज़रूरत है। जैसे द लायर ट्राइड टू फाइंड, अब देखिए द लायर आपका सब्जेक्ट है, ट्राइड आपका मैन वर्ब है, टू फाइंड जो है और ऑब्जेक्टिव केस है, ए फॉल्ट विद अस। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जगह जो है ये इन्फिनिटी की जगह है, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 3 को हम देखते हैं, द कस्टमर एग्रीड टू पे ₹500 फॉर चेयर, राइट। द कस्टमर आपका सब्जेक्ट है, एग्रीड आपका मैन वर्ब है, एंड टू पे आपका इन्फिनिटिव है, 500 फॉर ए चेयर। अब देखिए द फॉर्म्स दैट आर हाईलाइटेड इन द अबव 3 सेंटेंसेस, ऑब्वियसली क्या है, द टू सिंग, टू फाइंड एंड टू पे, they are considered to be infinitives. The infinitive is the base of a verb. Remember, infinitive क्या होती है, base of a verb often preceded by to. Mostly जिसको हम देखते हैं ये preceded, ये इससे पहले हम to का इस्तेमाल करते हैं mostly, but it is not necessarily कि हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। इस पर हम बात कर रहे हैं आगे आगे आपको पता चलेगा एक्चुअली हाँ क्या होता है इन्फिनेटिव, और इसमें हमेशा हम टू लगाते हैं या विदाउट टू भी हम इन्फिनेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं। द इन्फिनेटिव कंसिस्ट्स ऑफ 2 वर्ड्स, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सच टाइप ऑफ इन्फिनेटिव इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव्स। इस तरीके का जो इन्फिनेटिव होगा, जो लोकेट करना आप बच्चों के लिए बहुत आसान होगा, इस तरीके के इन्फिनेटिव को हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव्स, ओके। ये इन्फिनेटिव ये हम एक्चुअली नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करना ज़रूरी है, ताकि इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ डू वन थिंग, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉन थ्रू माई previous 2 lectures, they must go through those 2 lectures in order to have complete understanding of infinitives, okay. Now see another certain what is called structures or sentences. Okay, now here you can see there are certain sentences, to err is human। देखो बहुत very famous proverb है, to err is human, ठीक है। birds love to sing, he refused to obey the orders, many people desire to make money quickly, right। now to err कहाँ पे है, किस जगह पे है, we will try to understand it, right। अगर मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज ह्यूमन इन सेंटेंस फर्स्ट, द आंसर इज ऑब्वियसली टू एर, और जो टू एर जो है इसने कौन सी जगह ले रखी है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है। जिस वक्त आप इसको बताएंगे कि ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, ऑब्वियसली इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बताएंगे जो आप के लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जिस वक्त हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा होता है या तो नाउन होगा, नाउन का मेरा मतलब है या पर्सन होगा या थिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है। और कभी कभार ये स्ट्रक्चर होता है जो आपके सामने है, टू एर इज ह्यूमन, राइट। अब देखिए ये सब्जेक्ट जिसमें यूज़ हुआ है, तभी हमने नीचे देखा टू एर इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज इस वजह से चूंकि इज यहाँ पे मैन वर्ब यूज़ हुआ है, मैंने आपके
पिछले वीडियो में थोड़ी सी बात करी थी प्राइमरी वर्ब्स के हवाले से। प्राइमरी वर्ब के एक्चुअली दो फंक्शन होते हैं। प्राइमरी वर्ब जैसा कि आप बच्चों को मालूम है, दे आर जस्ट 3 इन नंबर, राइट। हमने पहले बताया कि इट इज़ पहली फॉर्म जो हमने डिस्कस की थी बी की फॉर्म, बेस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हमने बी देखा था। मैंने बताया था ये एक्सेप्शनल वर्ब है इंग्लिश में और इसकी ऑड फॉर्म्स हैं, राइट। उसके बाद मैंने बात करी थी हैव की और फिर हमने डू के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो ये 3 वर्ब जो हैं ये प्राइमरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी वर्ब्स का क्या होता है, ये इसका डबल फंक्शन होता है, यानी 2 तरीके से ये प्राइमरी वर्ब्स काम करते हैं। एक, ये यूज़ होते हैं एज एन ऑक्सिलरीज, जो आपको मालूम है ऑक्सिलरी से मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का काम जो करते हैं वो यही प्राइमरी वर्ब्स काम करते हैं। और कभी कभार जिस वक्त हमारे पास मैन वर्ब की कमी हो या हम उसको यूज़ न करना चाहें, उस टाइम यही प्राइमरी वर्ब यूज़ होता है एज मैन वर्ब, राइट। इसी वजह से हम इसको प्राइमरी वर्ब कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और ये जो 3 फॉर्म्स हैं बी, हैव और डू, ये आपको अच्छी तरीके से दोबारा देखनी पड़ेंगी। उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे आज इसको देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको लिया नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे टू एर इज़ ह्यूमन, हमारे पास जो मैन वर्ब है दैट इज़ ऑब्वियसली इज़, ठीक है। यहाँ पर इज़ हमारा मैन वर्ब है, टू एर सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। और फिर आगे है ह्यूमन, ह्यूमन अगेन नाउन, ठीक है। तो क्या है मतलब इसका मतलब यह है कि ये जो टू एर है इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज़, ठीक है। इज़ वर्ब का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ टू एर, राइट। अब देखिए आप दूसरा वाला सेंटेंस, बर्ड्स लव टू सिंग। आपको इन्फिनिट्यूड यहाँ पे ढूंढने बहुत आसान, जिनको हम फुल इन्फिनिट्यूज कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ मैन वर्ब देखना है और उसके बाद देखना है कि जो आपकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ टू यूज़ हुआ है या नहीं। जिस वक्त आप ऐसा देखते हैं ऑब्वियसली क्या होगा, तो आपने आसानी से इन्फिनिटी को ढूंढ लिया, राइट। अब देखिए बर्ड्स लव टू सिंग, इफ़ यू टॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, राइट। लव आपका मैन वर्ब है यहाँ पर, टू सिंग जो है यह आपका इन्फिनिटिव है, राइट। दैट इज़ वाई इफ़ यू सी बिलो हमने लिखा है टू सिंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब लव, राइट। क्योंकि एक्चुअली टू सिंग की जगह कौन सी है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ऑब्वियसली। टू एर क्या था, सब्जेक्टिव केस। टू सिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। हाउ डू यू नो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, जिस वक्त आपको पता चलता है कि एक्चुअली इस सेंटेंस में जो वर्ब है मैन वर्ब वो है लव, वर्ड लव, राइट। बर्ड्स लव टू सिंग, टू सिंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लव। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, इसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, राइट। ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, he is used as a subject, refused आपका मैन वर्ब है, to obey आपका infinitive है, and then you have the orders, right? That completes the sentence, these the words. Okay, now what is the idea? Idea is very simple. To obey is again the object of verb refused, ठीक है। to obey is हमें दोबारा दिखता है कि जो to obey है ये जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का, मैन वर्ब का। और मैन वर्ब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में रिफ्यूज्ड, ठीक है। क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की बात करते हैं इसका इन्हिसार बुनियादी तौर होता है आपके मैन वर्ब के साथ, जो आपका मैन वर्ब किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ हो, ठीक है। अब देखिए आपका दूसरा सेंटेंस है, मैनी पीपल डिज़ायर टू मेक money quickly, right? Many people desire to make money quickly. If you talk of the word to make is again the object of the verb desire, right? What is your man verb? That is desire. Many people जो है ये क्या है, एक्चुअली many determiner यूज हुआ है। अब इसको जिसको हम इकट्ठा देखेंगे many people, it is considered to be your subject, okay? Many people is your subject, desire is your man verb, to make is obviously what's called infinitive, okay?
Now, in all these examples, in the above examples, what I said, it will be seen that infinitive is a kind of noun. Now, this is very, very important and very, essential to understand. In these above examples, what you have to learn, infinitive जो होते हैं is a kind of noun. Actually ये noun होते हैं, ठीक है, एक तरीके के noun होते हैं. शक्ल इनकी बज़ाहिर verb जैसी है, लेकिन दिखते कैसे हैं ये noun with certain features of a verb. ठीक है, you are finding there are certain features of a verb, but they are used as noun. They are used at the place of noun. और ज़्यादातर क्या होते हैं, used as subject और या और एन ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे या ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे. ठीक है, इन शॉर्ट एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब नाउन. जैसे हमने जुरन में भी लिखा था, इफ यू रिमेंबर, वहाँ पे भी हमने यही बात करी थी कि जुरन जो होता है, ओके, इंग फॉर्म यूज़ होती है जुरन में, लेकिन वो तब तक जुरंड नहीं है जब तक वो यूज़ नहीं होगा एज ए वर्ब नाउन. और यहाँ पर भी हम यही बात आपको कह रहे हैं कि जिसको तो आप इन्फिनिटिव को देखते हैं, यहाँ पर भी ये क्या है, ये बुनियादी तौर ए वर्ब नाउन है. शक्ल और सूरत इसकी वर्ब जैसी है, बट इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, राइट. Such types of infinitives are called simple infinitives. Remember, इन infinitives को हम कहते हैं simple infinitives, और इन्हीं infinitives को हम कहते हैं full infinitives. जो मैंने अभी बात करी, अगर आपके जहन में अच्छी तरीके से हो, मैंने बताया कि ये इस तरीके के जो ये होते हैं infinitives, जिनमें to proceed करेगा पहले, इनको हम कहते हैं full infinitives. Remember this line, such type of infinitive is called full infinitives. और इन्हीं इन्फिनिटिव्स को मैंने दोबारा यहाँ पे बताया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि दीज टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स आर कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव्स. ओके, आई बिलीव कि यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है. ठीक है, अब आपने क्या याद रखा, आई विल रिपीट इट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि हमारे पास जो बेसिक वर्ब्स हैं या बेस वर्ब की जो बेस होती है, उससे पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं. जिस वक्त हमने ऐसा किया तो ये हमारा जो केस है ये इन्फिनिटिव का केस है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसकी जगह कहाँ पर है, सेंटेंस में हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे. इफ़ इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देन इट इज़ कंसीडर्ड टू इन्फिनिटिव. इफ़ इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अगेन इन्फिनिटिव. ओके, बट एट द सेम टाइम दोज infinitives which are preceded with to form, to play, to work, to see, like this, right? They are considered to be either simple infinitives or you can call them full infinitives. Okay, now see another certain forms of infinitives जो हमारे मुख्तलिफ sentences में होते हैं. Remember, I will again tell you to recall that हम जो बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं. ठीक है, यानी आप बच्चों को पता चलना चाहिए कि नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे पास एक्चुअली 3 एरियाज आते हैं. एक आता है जुरेंट, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी करी है. ऐसे ही है इन्फिनिटिव, जिसकी हम बात आज कर रहे हैं. और हमारे पास पार्टिसिपल्स हैं, उनकी बात हम ऑनवर्ड्स करने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनिटिव फॉर्म्स क्या क्या होती हैं. इन्फिनिटिव फॉर्म्स की क्या क्या शक्ल सूरत हमारे पास अवेलेबल हैं. पहली चीज़ जो है, जिनको हम प्रेजेंट इन्फिनिटीज़ होते कहते हैं, जो आप बच्चों ने ऊपर देखे, वो ये हैं टू वर्क, टू सी, टू डू, टू गेट, एटसेट्रा, राइट. ऑल दीज टाइप्स ऑफ इन्फिनिटीव्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इन्फिनिटीव्स. इनको हम कहते हैं प्रेजेंट इन्फिनिटीव्स. अब आपके पास और एक शक्ल है, दूसरी शक्ल जो हम यूज़ करते हैं, वो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव्स. अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव्स क्यों हम कहते हैं इनको, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर टू बी वर्किंग, एक्चुअली हम टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली हमने जिसको आप प्राइमरी वर्ब कहते थे वहाँ से बी को उठा के लाया. ठीक है, टू बी, और फिर इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ किया टू बी वर्किंग. ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, right? To be doing, again see this, to be doing, present continuous infinitive. यहाँ पे मैंने इसकी यूजेज के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्म और इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ. ठीक है, to be eating, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव्स.
टू बी वीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, टू बी laughing, present continuous infinitive, to be watching, present continuous infinitive, right? So forth and so on. You can do it, on your own. You can construct them on your own in order to make you understand, right? ये चीज़ जो आप अच्छी तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। अब हमारे पास एक थर्ड क्वालिटी ऑफ इन्फिनिटिव है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्ट इन्फिनिटिव्स, जिनको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव्स, राइट? कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास परफेक्टिव फॉर्म, जिसको हमने V5 बताया था, वो फॉर्म इसमें यूज़ होती है, ठीक है? अब देखिए इसमें हैव का इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूस वाले में बी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप हैज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हैज़ का इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके जहन में ये सवाल उठा होगा, हैज़ का इस्तेमाल इस वजह से नहीं कर सकते, मैंने अभी भी आपको बताया, टू के बाद हम हमेशा बेस को इस्तेमाल करते हैं। हमारी बेस जो है वो हैव है, हैज़ नहीं है। हमने कभी हैव इस वजह से है क्योंकि हैव के साथ हम फॉर्म लगाते हैं इंग की, तब बनता है हैविंग। हैज़ के साथ हमने कभी भी यूज़ नहीं किया इंग फॉर्म, हैजिंग नहीं बताया हमने कभी भी, राइट? दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनकरेक्ट, राइट? नाउ हियर दैट्स व्हाई हैव का इस्तेमाल इज द परफेक्ट यूज, राइट? यू आर नॉट नाउ कंसर्न्ड कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या है या नहीं है, राइट? क्योंकि हम हैज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर में करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि टू हैज़ वर्कड इनकरेक्ट है, टू हैज़ डन बिल्कुल गलत है, टू हैज़ रेड क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट? नाउ व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ये है, ये देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू हैव वर्कड ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव है, टू हैव डन ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव है, टू हैव रेड, राइट? टू हैव रिटन, टू हैव सीन, all these, or to have wept, to have eaten, these are considered to be perfect infinitives. You can construct these small structures on your own, right? They are considered to be perfect infinitives. Again, see another one, perfect continuous infinitives, perfect continuous infinitives, perfect form भी होगी इसमें। परफेक्ट से हमारा मतलब है परफेक्टिव केस V5 का यूज़ हुआ होगा। और दूसरी बात जिस पर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, कंटिन्यूस ऑब्वियसली इंग फॉर्म भी यूज़ हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसे बनेगा, टू हैव बीन वर्किंग, टू हैव बीन वर्किंग, राइट? टू हैव जो अभी हमने बताया कि टू के बाद हैव का यूज़ होगा, और बीन जो है हम परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, और वर्किंग ऑब्वियसली एक वर्ब जो यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है? टू हैव बीन वर्किंग, टू हैव बीन डूइंग, टू हैव बीन राइटिंग, टू हैव बीन ईटिंग, टू हैव बीन सीइंग, टू हैव बीन वीपिंग, all these structures are considered to be perfect continuous infinitives. Okay, अब देखो 5, नंबर 5, प्रेजेंट इन्फिनिटिव पेसिव। अब हमारे पास और एक क्वालिटी है इन्फिनिटिव्स की, ठीक है? और यह है पेसिव फॉर्म। पेसिव हम जिसको एक्टिव पेसिव करेंगे उसमें आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे कि ये एक्टिव पेसिव एक्चुअली बनता कैसे है, इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं और किन किन चीज़ों पे हमने ध्यान देना है, राइट? लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है टू बी डन, DONE, टू बी डन, राइट? टू बी वर्कड हम टू बी का यूज़ करते हैं, और जो ये वर्कड होगा या डन होगा ये ऑब्वियसली V5 फॉर्म है, राइट? क्योंकि हम V5 फॉर्म हमारे पास ऑब्लिगेटरी है जिसको हम पेसिव्स को यूज़ करें, और बी फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ पेशिव्स में हम किसी भी सूरत में यूज़ करते हैं, उनके बगैर पेशिव नहीं बन सकता। एक V5 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होना और बी फॉर्म का इस्तेमाल होना। अगर आप बी को निकाल देते हैं तो आपका पेशिव नहीं बनेगा, अगर आप V5 को निकाल देते हैं तो आपका पेशिव फॉर्म डेवलप नहीं होगा, राइट? इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आगे जिसको हम ग्रामर में आगे चलेंगे। I will make my level best to make you understand the things fully. Okay, now see, to be written, to be judged, right? Now all these words, if you talk of the word to be judged, judge जो लफ्ज़ है यहाँ पर judged V5 structure है,
टू बी रिटन V5 स्ट्रक्चर है, टू बी वर्कड V5 स्ट्रक्चर है, टू बी डन अगेन V5 स्ट्रक्चर है. इफ यू टॉक ऑफ द वर्ड डन और वर्कड, राइट, आई एम टॉकिंग ऑफ डन, वर्कड, रिटन एंड जज्ड, राइट. ये जो है ये हमारी दूसरी फॉर्म है, दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरी शक्ल है जिसको हम इन्फिनिटिव्स को देखते हैं. और इस तरीके के इन्फिनिटिव्स दे आर कंसीडर्ड टू बी प्रेजेंट इन्फिनिटिव पेसिव. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स अगेन सी अनदर वन, परफेक्टिव इन्फिनिटिव पेसिव. परफेक्टिव इन्फिनिटिव पेसिव. जैसे यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है टू हैव बीन डन, इस बार नहीं है टू हैव बीन डूइंग, यू अंडरस्टैंड. टू हैव बीन वर्कड, हमारे पास ऐसा नहीं है टू हैव बीन वर्किंग. तब ये जिसको तो आप टू हैव बीन वर्किंग बोलेंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव बनेगा. जिसको तो आप बनाएंगे परफेक्टिव इन्फिनिटिव पेसिव, उसको स्ट्रक्चर ये रहेगा टू हैव बीन डन, टू हैव बीन वर्कड, टू हैव बीन रेड, टू हैव बीन रिटन, राइट. Now all are these considered to be the forms of infinitives, or you can say infinitives हमें ऐसे कभी कभार sentences में दिखते हैं, right. ये वो infinitives हैं जो to के साथ proceed करते हैं, जिनको हमने अभी बताया आपको कि इस तरीके के infinitives को आप full infinitives कह सकते हैं, right. अब देखिए दूसरी बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है with regard to infinitives, right. After certain verbs and expressions we use the form without to, ठीक है. हम कभी इस्तेमाल करते हैं फॉर्म लेकिन टू का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, हम टू के बगैर इस्तेमाल करते हैं. उस तरीके का जो इन्फिनिटिव होगा, सच इन्फिनिटिव्स आर कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव्स, राइट. नाउ बेयर लफ्ज़ आप बच्चों को मालूम है, बेयर हम कहते हैं दैट इज़ विदाउट, नंगा जिसको बोलेंगे आप, ठीक है. दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स इसमें हम टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव्स तब भी डेवलप होते हैं. अब मसला है कि आप कैसे इनको रिकग्नाइज करेंगे, इनकी रिकग्निशन कैसे होगी. बहुत आसान तरीके से होगी. अब आप नीचे पहले ये सेंटेंसेस देखिए, वी विल ट्राई टू असरटेन कि कैसे ये लोकेट होते हैं सेंटेंसेस में. आपके पास ये है यू हैड बेटर से नथिंग, यू हैड बेटर से नथिंग. रिमेंबर माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यू आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका मैन वर्ब है, हैड आपका मैन वर्ब है. एक्चुअली ये प्राइमरी वर्ब है और यहाँ पे यूज हुआ है एज मैन वर्ब, राइट. यू हैड बेटर से नथिंग, राइट. से जो है से यूज आपका यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज हुआ है जिसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स विदाउट टू, जिसमें टू का इस्तेमाल बिल्कुल हरगिज यूज हुआ नहीं है. अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, बिड हिम गो देयर, बिड हिम गो देयर, ठीक है. जैसे ए सॉर्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, बिड हिम गो देयर. अब जिसको तो आप देखते हैं बिड सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, ठीक है. हिम ऑब्वियसली जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है. और फिर देखो आप गो, गो आपका इस स्ट्रक्चर में मैन वर्ब यूज हुआ है. और फिर है आपका देयर, ठीक है. अब देखिए जिसको तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअली इन्फिनिटी यूज़ हुआ है. ऑब्वियसली आपको मैन वर्ब के माइनस निकाल कर दूसरा जो वर्ब नज़र में आएगा दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी इन्फिनिटिव एंड दैट इज़ ऑब्वियसली बेयर इन्फिनिटिव्स. आपका मैन वर्ब हाईलाइट किया हुआ हमने ब्लैक के साथ, दैट इज़ गो. वो पहले वाले सेंटेंस में हैड, ठीक है. जिसको तो आप लिखेंगे बिड हिम गो देयर, बिड आपका इन्फिनिटिव हुआ यूज़, ठीक है. अब देखो लेट हिम सिट देयर, लेट हिम सिट हियर, let him sit here. Now if you see sit लफ्ज़ मैन वर्ब यूज़ हुआ है. ऑब्वियसली जो आपका let लफ्ज़ होगा ये चूँकि सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है. अगर ये मैंने अभी आपको बताया, अगर ये केस सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो, इसको हम इन्फिनिटिव बोलेंगे. और इस वजह से यहाँ पर लफ्ज़ let जो यूज़ हुआ है ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है. यहाँ पे जो bid यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है. जो से यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है. लिहाजा ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे इन्फिनिटिव्स हैं. और फिर देखिए दूसरी एग्जांपल, आई विल नॉट लेट यू गो, राइट. आई विल नॉट लेट यू गो. यहाँ पे देखिए दोबारा लेट और फिर दोबारा गो, ठीक है. गो मैन वर्ब यूज़ हुआ है और लेट ऑब्वियसली जो है
ये आपका इन्फिनिटिव वाला केस है, क्योंकि इसने कौन सी जगह ली है, इसने ऑब्जेक्ट की जगह ले रखी है। ठीक है, तो ये हैं जिसको हम इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं विदाउट टू। अब देखिए तीसरी बात जो आपने अपने जहन में रखनी है, पहले हमने डिस्कस किए फुल इन्फिनिटिव्स या सिंपल इन्फिनिटिव्स, फिर हमने डिस्कस किया बेयर इन्फिनिटिव्स विदाउट टू जिसमें इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए कुछ इन्फिनिटिव्स जो अगेन विदाउट टू इस्तेमाल होते हैं लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद यूज़ होते हैं। जैसे द इन्फिनिटिव्स विदाउट टू और ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद यूज़ होते हैं कुछ इन्फिनिटिव्स, उनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास सर्टन वर्ड्स, सर्टन सेंटेंसेस, राइट। ओके, नाउ सी दिस, आई विल पे द बिल, आई विल पे द बिल। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके पास विल का यूज़ हुआ है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है आपकी, ठीक है। इसके बाद जो पे यूज़ हुआ है दैट इज इन्फिनिटिव। क्यों है इन्फिनिटिव? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नाउ अगेन सी दिस, यू शुड वर्क हार्डर, राइट। यहाँ पे आपके पास शुड है मॉडल ऑक्सिलरी, वर्क इन्फिनिटिव है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, कैन मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है और उसके बाद जो लफ्ज स्पीक है दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन्फिनिटिव। ओके, नाउ द आइडिया इज वेरी सिंपल दैट यू हैव इन्फिनिटिव्स विदाउट टू, आपके पास इन्फिनिटिव्स हैं टू के साथ। टू के साथ जो इन्फिनिटिव है दैट इज इजी टू रिकॉग्नाइज, बट समटाइम्स देयर इज लिटिल बिट डिफिकल्टी विद रिगार्ड टू those infinitives that are not used with what is called, that are used without to, right। अब और एक केस, in certain verbs need and dare we use infinitives without to, इन अल्फाज में हम यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव को विदाउट टू, जिसमें स्पेसिफिकली दो वर्ड आपके हाईलाइट किए गए हैं, नीड एंड डेयर, ठीक है। मोस्टली व्हेन दे आर यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली ज़्यादातर क्या होता है जिसको इनको नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ किया जाए, जैसे यू नीड नॉट डू इट, राइट। आपके पास लफ्ज़ डू भी है तो क्या होगा, तो केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इट्स कंसिडर्ड टू बी बेयर इन्फिनिटिव। यू डेयर नॉट डू इट, ठीक है, यू डेयर नॉट डू इट, अगेन यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव। नाउ लीव वन मोर पोर्शन इज देयर, नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए आप, अनदर केस, द मोस्ट यूजफुल वर्ब्स विच कैन बी फॉलोड डायरेक्टली बाय इन्फिनिटिव्स आर, यानी ये वो वर्ब हैं जिनके बाद हम हमेशा इन्फिनिटिव्स को यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ होते हैं टू फॉर्म वाले, टू फॉर्म वाला इन्फिनिटिव वर्ड्स कॉल्ड, ये जिसको आप फुल इन्फिनिटिव बोल देंगे, ठीक है। देखो क्या क्या लफ्ज़ हैं, क्या क्या वर्ब्स हैं। एग्री है हमारे पास, एम, अपेयर, रेंच, आस्क, अटेम्प्ट, बॉदर, केयर, चूज, कंसेंट, डिसाइड, डिमांड, forget, happen, hesitate, learn, manage, neglect, offer, prepare, proceed, promise, refuse, remember, और इसके अलावा बहुत सारे और भी वर्ब्स हैं, राइट। लेकिन let us try to have a cursory look of some of the structures। फटाफट हम देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, राइट। Two men failed to return from expedition, two men failed, right। failed आपका verb है, man verb, और उसके बाद यूज हुआ है to return infinitive, right। I managed to put the fire out, managed इस वजह से हाईलाइट किया हुआ है so that you may be able to recognize your man verb in the sentence, right। और जो to put है objective case, that's why infinitive। I managed to put the fire out। They are prepared to evacuate the area, they are prepared to evacuate the area। prepared आपका man verb use हुआ है, to evacuate obviously objective case, and that's why it's considered to be infinitive। We are not prepared to wait any longer, we are not prepared to wait any longer। Here you have the word prepared again, that is used as man verb, and then to wait is obviously what's called infinitive, right। it is full infinitive, use of full infinitive। The tenants refused to live
the tenants refuse to live. Now you have the tenants as a subject, and then you have refused, again what's considered to be your man verb, and to live an objective case. That's why are used, all these words are used as infinitives. Okay, I believe कि आप को विदाउट एनी कन्फ्यूजन आराम से लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इन्फिनिटिव्स, राइट। नाउ सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, जिसको हम इसके बाद हम यहाँ से ऑफ हो जाएंगे, राइट। नाउ सी दिस इज़ वेरी essential to understand. The note: it is not normally advisable to put any word between the to and the verb. You cannot split an infinitive. शायद बात समझ में नहीं आई आपको। हमारे पास लॉ ये है कि हम कभी भी, और ये दुरुस्त नहीं होगा, हम कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते हैं इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव के बीच में हम किसी भी चीज़ को दाखिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, जो हम कॉमनली जो गलती हमने करी है और अब कर रहे हैं, उसको मैंने यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की है। हम हमेशा जो लीव लिखते हैं, लीव में हम ये लफ्ज़ ऐसे लिखते हैं: यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सैंक्शन 2 डे कैजुअल लीव इन माई फेवर। द स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है? लफ्ज़ काइंडली जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका यूज़ यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्यों? जिस वक्त आप इन्फिनिटिव वाला केस देखेंगे, आपके पास यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड आपका मैन वर्ब है, यू जो है यू आपका सब्जेक्ट वाला केस है। अब आपका जो इन्फिनिटिव यूज़ करना था आपको, वो था टू सैंक्शन। आपने क्या किया? आपने टू काइंडली सैंक्शन किया। टू काइंडली की कोई गुंजाइश बीच में नहीं है, आप यहाँ पर एडजेक्टिव को यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से नहीं कर सकते, टू सैंक्शन बुनियादी तौर हमारा इन्फिनिटिव का केस है। यू आर नॉट अलाउड टू स्प्लिट व्हाट्स कॉल्ड इन्फिनिटिव इनटू 2 पीसेस और इनटू 2 पार्ट्स, राइट। दैट इज वाई कि ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ कंसीडर्ड टू बी इनकरेक्ट, राइट। तो करेक्ट क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सैंक्शन 2 days कैजुअल लीव इन माई फेवर, और काइंडली sanction 2 day casual leave in my favor. You are requested to sanction 2 day casual leave in my favor. अगर आप ऐसा करते हैं, आप स्प्लिट नहीं करते हैं इन्फिनिटिव को, और ये एक करेक्ट स्ट्रक्चर तस्लीम किया जाएगा, राइट। जिस वक्त आप इसमें से काइंडली को निकाल देते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई थिंक कि अब आपने नॉन फाइनाइट केस नंबर 2 इन्फिनिटिव्स को अंडरस्टैंड किया। हमने जुरंड पढ़े, हमने इन्फिनिटिव्स को आज पढ़ा, और हम अगले लेक्चर में पार्टिसिपल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक जहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, जहाँ जहाँ पे आपकी कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम परेशानी है, उसको आप मेरी नोट्स में लाएंगे थ्रू थ्रू राइटिंग समथिंग, एंड ये आपने जहन में रखना है। लेकिन रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस माई चैनल, ओके। आई एम लीविंग यू हियर, विल मीट यू in the next lecture. Till then, goodbye.